और वहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज DGISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, इस गैर रस्मी गुफ्तगू के चंद अहम पॉइंट्स हैं जिनसे अपने इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो बड़ी ख़बर है कि 27वीं आइनी तरमीम में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को कौन सा नया ओहदा मिलेगा, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 27वीं आइनी तरमीम में कौन सा नया ओहदा दिया जाएगा। 27वीं आइनी तरमीम नाज़रीन जिससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ की जा रही थी, आज एक बड़ी डेवलपमेंट ने 27वीं आइनी तरमीम की बिल्ली जो कि थैले में बंद पड़ी थी, उस डेवलपमेंट से वो बिल्ली 27वीं आइनी तरमीम वाली वो थैले से बाहर आ चुकी है। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम के नाज़िम मसवदे ने चीखें क्यों निकलवा दी हैं। आखिर 27वीं आइनी तरमीम में हुकूमत ऐसा क्या बड़ा करने जा रही है जिसके इम्कान को लेके, जिसकी पॉसिबिलिटी को लेके चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज DGISPR ने जो साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसमें 2 बातें बल्कि 3 बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान कर दी गई हैं। एक तो यह है कि गज़ा में जो अमन फोर्स में अफवाज पाकिस्तान के दस्तों की जो शमूलियत का मामला है, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है, 2 टोक अल्फाज में बता दिया है कि यह फ़ैसला अफवाज पाकिस्तान ने नहीं करना। गज़ा में अमन से मुतल्लिक जो अफवाज पाकिस्तान की तैनाती है, यह फ़ैसला पार्लियामेंट और हुकूमत ने करना है। बड़ा अच्छा नाज़रीन, यह हुकूमत का फ़ैसला है, क्योंकि गज़ा में अफवाज पाकिस्तान के जो दस्ते हैं भिजवाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी। अब तहरीक इंसाफ को ले लें, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो ये कह रहे थे कि हमें गज़ा में अपनी अफवाज को नहीं भिजवाना चाहिए। अब मुझ जैसे नाचीज़ की अगर आप राय पूछें, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पर जो पाकिस्तान की जो फ़ौज वहाँ पे जाएगी, अगर पार्लियामेंट हुकूमत ये फ़ैसला करती है तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो अमन दस्ते मुख्तलिफ ममालिक में भिजवाए जाते हैं इस्तेहकाम के लिए, तो पाकिस्तान की फ़ौज तो वहाँ पे फ़लस्तीनों की फ़लाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए काम करेगी। तो पाकिस्तान की फ़ौज क्यों गज़ा में ना जाए अपने फ़लस्तीन भाइयों की वेलफेयर के लिए, उनकी बहबूद के लिए। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने क्लियर कर दिया है DGISPR ने कि इस पर फ़ैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। दूसरा, जो सोशल मीडिया के ऊपर अफ़गान प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान पर हमलों की इजाज़त दे दी है, इसको भी बड़ी क्लैरिटी के साथ DGISPR ने बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई इजाज़त पाकिस्तान ने नहीं दे रखी है, यह अफ़गानियों का प्रोपेगेंडा है। और फिर DGISPR ने यह भी कहा कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डीप सी में किसी किस्म का फॉल फ्लैग ऑपरेशन करने की मनसूबाबंदी करने का इरादा रखता है। यानी इस बात की पॉसिबिलिटी, इस बात का इम्कान मौजूद है कि भारत कोई झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा सकता है। लेकिन DGISPR अहमद शरीफ साहब ने यह कहा कि इंडिया जो कुछ मर्जी कर ले, चाहे फ़िज़ा में कर ले, चाहे समंदर में कर ले, चाहे ज़मीन में कर ले, इंडिया ने जो करना है कर ले, लेकिन भारत की किसी भी शरारत का, भारत की किसी भी जारियत का पाकिस्तान की जानिब से बड़ा शदीद, बहुत ज़्यादा शदीद यानी तबाहकुन रिएक्शन दिया जाएगा, और वो रिएक्शन होगा जिसकी तवक्को भी भारत को नहीं होगी। तो ये 3 बातें DGISPR ने साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में क्लियर कर दी हैं। लेकिन चंद पॉइंट्स और भी हैं नाज़रीन। एक तो ये कहा गया कि जो KPK में गवर्नर राज लगाने की बात की जाती है, सोहेल अफरीदी सूबे के वज़ीर आला हैं, गवर्नर राज लगाने ना लगाने का फ़ैसला ये हुकूमत का हो सकता है। अफवाज पाकिस्तान इस सवाल से मुतल्लिक कि KPK में गवर्नर राज लगेगा नहीं लगेगा, अफवाज पाकिस्तान गैर मुतल्लका है। और फिर उन्होंने कहा कि जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, उन्हें अवाम की तायद, अवाम की हमायत हासिल नहीं है। अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत ज़रूरी है
जिस हुकूमत को तमाम तबकात की हमायत हासिल हो। और फिर DGISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जो अफगान तालिबान रजीम लाताल्लुक़ का इजहार करते हैं कि TTP उनके कंट्रोल में नहीं है, तो DGISPR ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो अफगान तालिबान रजीम है उनके अमीर की बैत कर रखी है। यानी इनडायरेक्टली मतलब यह है कि TTP भी अफगान तालिबान की रजीम के कंट्रोल में है, क्योंकि एक मुर्शद है और एक मुरीद है। तो मुरीद जो है अपने मुर्शद की बात को टाल नहीं सकता। मुर्शद अगर कह दे कि आपने यहीं पे ठहरना है, आपने कोई हरकत नहीं करनी, आपने हिलना नहीं है, तो मुर्शद की बात को मुरीद जो है वो टाल नहीं सकता। ये बात दरअसल DGISPR ने की। अब नाज़रीन आ जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम। पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो ट्वीट किया, मैं नाज़रीन ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये ट्वीट करना, एक तो उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की नकाब कुशाई कर दी, लेकिन ये ऐसे ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट नहीं किया है। इस ट्वीट के पीछे कुछ मकासद भी हो सकते हैं। वो मकासद क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि बिलावल ज़रदारी साहब ने अपने ट्वीट में लिखा क्या है कि 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक तो उन्होंने कहा कि आईनी अदालत का प्रपोजल 27वीं आईनी तरमीम में मौजूद है। अब 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का कायम, इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 175 और आर्टिकल 191A में तरमीम की जाएगी। जो आईनी बेंच है, आईनी बेंच को आईनी अदालत के साथ बदल दिया जाएगा, और आईनी अदालत के जो जजेस हैं उनका तरीकाकार भी जो आईनी बेंच के जजेस की नॉमिनेशन का था उससे ज़रा मुख्तलिफ जो है वो किया जाएगा, क्योंकि आईनी बेंच में तो जजेस की नॉमिनेशन होती थी, लेकिन यहाँ पर आईनी अदालत के लिए जजेस की तैनातियाँ होंगी, और जजेस की जो एज है वो एज भी डिक्लेयर की जाएगी, लिखी जाएगी। आईनी अदालत का पहले सरबराह कैसे लगेगा वो भी लिखा जाएगा, और बाद में तकर्रियाँ कैसे होंगी, ये पूरा एक पैकेज है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के क़याम का। अगली बात, जजेस के तबादले, हाई कोर्ट से जजेस के दीगर हाई कोर्ट में तबादले, तो आर्टिकल 200 में तरमीम होगी। लेकिन इसमें जैसा कि हमने आपको बताया था कि सीनियरिटी का भी मसला आता है। जब जजेस का ट्रांसफ़र होता है तो सीनियरिटीज़ के इश्यूज़ भी आते हैं, तो इस पर वो जजेस का एक कैडर बना दिया जाएगा। तमाम हाई कोर्ट के जजेस की एक ही सीनियरिटी लिस्ट होगी, जो जिस रोज़ अपॉइंट होगा वो सीनियरिटी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। उसके बाद आने वाले उसके नीचे जो है वो आते जाएंगे, उनके नाम लिख दिए जाएंगे कि ये अब सीनियरिटी लिस्ट में फ़लाँ नंबर पे है, ये सीनियरिटी लिस्ट में फ़लाँ नंबर पे है। इसी तरीके से नाज़रीन एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। क्यों ख़त्म किए गए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं ये दरअसल पैरेलल एक जुडिशरी है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि अदलिया के मुतबादिल पैरेलल मतवाज़ी आप कोई और अदलिया नहीं बना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के माजी के उस फैसले की मौजूदगी में या प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं इनकी बहाली कैसे की जाएगी, किस शक्ल में की जाएगी, क्या बहाली हो भी पाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में, ये नाज़रीन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे प्रपोजल हैं। इस पे पार्लियामेंट पे डिबेट होना है, सियासी जमातों में डिबेट होना है, गौर ख़ौस होने हैं, मुज़ाकरात होने हैं। और जब ये पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जिनके पास अदलिया का अख्तियार था, वो रेगुलेटरी कुछ चीज़ों को देखा करते थे। यानी एक शहर में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है, अगर वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की जा रही है या उनका मयार अच्छा नहीं है, तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो समरी प्रोसीडिंग करके उस मिलावट करने वाले को या गैर मयारी कोई खाना तैयार करने या मिठाई तैयार करने पे उसकी समरी प्रोसीडिंग करके उसको जुर्माना या फिर कैद की सज़ा सुना देता था। अब 27वें आईनी तरमीम में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की शक्ल क्या होगी, ये नाज़रीन आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरीके से नाज़रीन जो एक मुश्किल टास्क हो सकता है, जो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दरअसल ट्वीट भी इसी मकसद के लिए किया है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम में यह नुक्ता भी शामिल है कि NFC अवार्ड के तहत सूबों को जो हिस्सा मिलता है उस हिस्से पर भी गौर किया जाए। अब हो नाज़रीन रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद जो हिस्सा NFC अवार्ड में सूबों को मिलता है, अब सूबे अपने पैसा लेके चले जाते हैं। वफाक ने कर्जा भी अदा करना है
और कर्जा लेके वफाक ने मुल्क का जो मालियाती निज़ाम है उसको भी चलाना है, मुल्क का दिफा का निज़ाम भी चलाना है। अब अफवाज पाकिस्तान के ज़िम्मे तो पूरे पाकिस्तान का जो है वो दिफा करना है, पूरे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन दिफा के जो एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए पैसे जो है वो वफाक को कर्ज पे लेना पड़ते हैं। तो ये भी एक मतलब इम्तियाजी सलूक जैसी बात है, डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज है यहाँ पे। तो वो जो एक्सपेंडिचर हैं जो दिफा पे लगते हैं या इस तरह की और चीज़ों पे लगते हैं जिसमें तमाम सूबों का बेनिफिट होता है, तमाम सूबे बेनिफिशरी होते हैं, वो सिर्फ बोझ वफाक के क्यों पड़े, इस पे जो है वो कंसेंसस डेवलप करना है कि सूबों का हिस्सा कट किया जाए, कितना किया जाए, और वफाक में कौन कौन से हेड होने चाहिए, पैसा कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो दोबारा से इन चीज़ों पे गौर किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस क्लॉज के ऊपर NFC अवार्ड में जो सूबों में पैसे की तकसीम है इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक पैदा होने का इम्कान है। अब वो डेडलॉक कैसे जो है वो ख़त्म किया जाएगा, वो बातचीत के ज़रिए किया जाएगा। बातचीत के ज़रिए ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन बातचीत एटलीस्ट इस पर ज़रूर होगी। इसके अलावा नाज़रीन, एजुकेशन और पॉपुलेशन कंट्रोल की जो वजारतें हैं जो कि 18वीं तरमीम में सूबों को तफवीज़ कर दी गई थी, उसमें प्रपोजल है 27वीं आईनी तरमीम में कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये भी वफाक को वापस किए जाएं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट सूबों को मिलने के बाद ना एजुकेशन पे काम हो सका है सूबाई सतह पे, और ना ही पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सूबों की जानिब से कोई कंपेन जो है वो शुरू की गई है, बल्कि आबादी में जो तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है उसका बोझ भी फिर वफाक पे आके पड़ता है। इसके साथ साथ नाज़रीन आर्टिकल 243, अब आर्टिकल 243 जो है नाज़रीन ये है अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की तैनातियों से मुतल्लिक। यह आर्टिकल 243 जो है ये सदर पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बताता है। अब इसमें नाज़रीन क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पे तमाम लोग अंदाजे लगा रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे जो चीखें निकली हैं उसमें तो ये कहा गया है कि जो चेन है फ़ौज के सर्विसेज चीज़ की वो शायद 27वीं आनी तरमीम में उसको असर नौ जो है वो तरतीब दिया जा रहा है, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो 5 स्टार जनरल बन चुके हैं और जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह होते हैं वो 4 स्टार चीफ होते हैं, तो शायद इस वजह से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मातहत है, मतलब कानून के तहत, आइन के तहत जो अफवाज पाकिस्तान है वो वफाकी हुकूमत का मातहत इदारा है, तो एक ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि कहीं जो कमान है वो कहीं इदारे को तो नहीं सौंपी जा रही। लेकिन आज इस पर मेरी राय ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो मुमकिन तौर पे हो सकता है, एक बात तो ये है कि पहले जब ये आर्मी एक्ट बना था उस वक्त जो फ़ौज का सरबराह होता था वो कमांडर इन चीफ कहलाता था, बाद में उसको बदल के आर्मी चीफ कर दिया गया। 1973 में जब आइन बना, कुछ और तरमीम कवानीन में की गई तो आर्मी चीफ बना दिया गया कमांडर इन चीफ को। लेकिन एक तो ये इम्कान है, ये मेरी राय है, अंदाज़ा मेरा, कि कमांडर इन चीफ का ओहदा बहाल हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो फील्ड मार्शल हैं अपने आसिम मुनीर साहब, जिनको ये भारत से जंग जीतने पे ये ओहदा मिला है और ये जो जिम्मेदारी है 5 स्टार जनरल की, ये ताहयात होती है। इससे पहले जनरल अयूब जो हैं वो फील्ड मार्शल बने थे, बाद अज़ां वो रिज़ाइन कर गए थे। लेकिन ये तो जो ओहदा होता है ये तो ताहयात होता है, फिर अनटिल अनलेस आप रिज़ाइन ना करें। तो शायद जो मेरा अंदाज़ा है कि आर्टिकल 243 में तरमीम करके कि जब 2 साल के बाद नया आर्मी चीफ भी अपॉइंट होना है, तो एक नया आर्मी चीफ जब आ जाएगा तो फील्ड मार्शल जिसको ताहयात ये जिम्मेदारी मिली है और भारत के खिलाफ उन्होंने एक फैसला कुन जंग भी उनसे जीती है, तो फिर उन चीज़ों को सेटल करने के लिए कि जो एक नया मनसब अपने आसिम मुनीर साहब का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए और नीचे जो सर्विसेज चीफ होंगे वो उस कमांडर के नीचे जो है वो उस कमांडर इन चीफ के नीचे होंगे, या फिर फील्ड मार्शल को इंसर्ट कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में कि फील्ड मार्शल अगर होंगे तो जो सर्विसेज चीफ होंगे मुसल्लह अफवाज के वो उनके नीचे काम करेंगे।
तो ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ये मेरी राय है, ये कोई हतमी बात नहीं है। और वैसे भी ये जो प्रपोजल आए हैं, ये प्रपोजल भी जो है ये मतलब तब हतमी शक्ल अख्तियार करेंगे जब पार्लियामेंट से इनकी मंजूरी होगी, इस पे डिबेट होगी। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सारी चीज़ें पब्लिक कर दी हैं और उन्होंने जो अपनी पार्लिमानी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है वो भी पीपल्स पार्टी ने 6 नवंबर को बुला लिया है, और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 5 नवंबर को जो है बुला लिया गया है। बाकी नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में एक और पड्डा पड़ गया, और पड्डा नाज़रीन इस मामले पे पड़ा है कि जो सलमान अकमल राजा साहब ने कहा था ना कि अदालत में कहा गया था जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से कि जो लिस्ट है वो सलमान अकमल राजा की तरफ से आएगी तो हम इनके लोगों के खान साहब के साथ मुलाकात करवा देंगे। तो कल मंगल का दिन है, और कल मंगल के दिन के लिए जो मुलाकातों की फहरिस्त भिजवाई गई है अडयाला जेल के इंतज़ामिया को, तो वो लिस्ट तो अब सलमान राजा साहब के सिग्नेचर की बजाय वो तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भिजवाई है। और उस लिस्ट में नाज़रीन आप नाम देखें, बैरिस्टर गौहर का नाम है, उसमें हामिद खान साहब का नाम है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लतीफ़ खोसा का नाम है, और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उनका नाम चौथे नंबर पे लिखा है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जहां सलमान अकमल राजा साहब का नाम लिखा, उनके नीचे मिशाल यूसुफ़ज़ई का नाम 5वें नंबर पे है। और मिशाल यूसुफ़ज़ई और सलमान अकमल राजा की आप जानते हैं कि पिछले दिनों आपस में सोशल मीडिया पे बड़ी तकरार हुई थी, कुछ हिट किया गया था राजा साहब की तरफ से और उसको फिर रिस्पॉन्ड किया गया मिशाल यूसुफ़ज़ई की तरफ से। तो ये दोनों के जो नाम दिए गए हैं इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर क्यों। और फिर आखिरी नाम जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपना दिया है। यानी कल अगर इन 5 लोगों को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त नाज़िम मिल जाती है तो कल की इस मुलाकात में फिर बड़ी खबरें जनरेट हो सकती हैं। एक तो जो टकराव हुआ, तसादम हुआ सलमान राजा और मिशाल यूसुफ़ज़ई का, उस पर क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अपने नामों से लिस्ट देते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना है कि मुझे खान साहब ने कोऑर्डिनेटर बनाया है तो लिस्ट देने की जिम्मेदारी मेरी है। राजा साहब कहते हैं कि जेल की इंतज़ामिया कहती है कि मेरे सिग्नेचर होंगे तो ये लिस्ट देना मेरी जिम्मेदारी है। तो कल बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि क्या इन लोगों में से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। अगर 1-2 लोगों को भी इजाज़त मिल गई तो शायद बहुत सारे मामलात पे तहरीक इंसाफ में क्लैरिटी आ जाएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।